जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका दोस्तों 19 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों का भी एग्ज़ाम आने वाली शिफ्टों में लगा हुआ है तो साथियों आप लोग जो है इस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम साथ में जो है फैक्ट्स के साथ उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। अगर साथियों आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे 19 जून को, और दोस्तों इसके बाद जो है सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन कंप्यूटर के बारे में सही दिया गया है। मतलब इसमें साथियों कुछ कथन दिए हुए थे, उनमें से साथियों पूछा गया था कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो साथियों आंसर हो जाएगा रैम अस्थाई और रोम स्थाई। ठीक है, वहां पर साथियों एक दिया गया था, कथन दिया गया था कि रैम जो है अस्थाई है और जो रोम है वो स्थाई है। साथियों इसका राइट आंसर यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा चाय बागान किस देश में है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा असम में है। भारत में सबसे बड़ा चाय बागान है असम में। और दोस्तों यहाँ जो है मोनाबारी टी स्टेट इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 का महिला T20 विश्व कप कौन जीता है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। दोस्तों याद रखिएगा जो फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को इसने 32 रनों से हरा करके ये जो महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है। दोस्तों ये जो है 2024 का ये जो महिला T20 विश्व कप हुआ था ये 9वां संस्करण था। और दोस्तों याद रखिएगा इस विश्व कप के सारे मैच जो है 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। न्यूजीलैंड की कप्तान दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा सोफी डिवाइन दोस्तों न्यूजीलैंड की कप्तान हैं। अगर वहीं पर बात की जाए फाइनल में साथियों हारने वाली जो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे लौरा वोलवार्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 9वें आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर जो अमेलिया केर हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था। तो साथियों आंसर हो जाएगा 5 से 7 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। दोस्तों अगर थीम की बात की जाए तो सतत विकास एवं जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए दोस्तों साझेदारी इसकी थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछा गया था 5 से 7 मार्च 2025 तक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। साथियों आंसर हो जाएगा 24वां। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन था ये ऊर्जा और संसाधन संस्थान तेरी द्वारा किया गया था। उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 6 मार्च 2025 को किया था। ठीक है, अगर दोस्तों पूछा जाए कि जो पहला शिखर सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा 2001 में दोस्तों पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा जो महाबलीपुरम मंदिर है उसका साथियों निर्माण जो है पल्लव राजवंशों के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन में ये दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो महाबलीपुरम यानी इसी को बोलते हैं मामल्लपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण पल्लव राजवंश के शासकों ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में करवाया था। मुख्य रूप से रथ मंदिरों और प्रारंभिक शिल्पकला का जो श्रेय है ये पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम यानी मामल को जाता है। दोस्तों वहीं पर समुद्र तट जो सौर मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय इन्हीं को जो है राजसिम्हा के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। साथियों याद रखिएगा जो महाबलीपुरम का जो
ये मंदिर हैं, इनको जो है 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, ये जो फैक्ट हैं इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो मैकाल श्रेणी है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है और 1065 मीटर यानी कि 3494 फीट ऊंची है। ठीक है, अमरकंटक से ही नर्मदा, सोन और जोहिला नदियां साथियों ये निकलती हैं। तो ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पुर्तगाली सेनापति अल्फांसो अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में कहां पर कब्जा किया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा गोवा पर। उन्होंने दोस्तों बीजापुर के सुल्तान थे, गोवा सुल्तान से दोस्तों गोवा छीन करके इसे पुर्तगाली साम्राज्य का हिस्सा बनाया, जो लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के अधीन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं? ये दोस्तों क्वेश्चन सभी शिफ्टों में बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए साथियों आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये जो है 25 जून 2015 को दोस्तों ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जून 2015। इसका उद्देश्य दोस्तों देश के 100 चयनित शहरों में नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर, मजबूत बुनियादी ढांचा और टिकाऊ वातावरण प्रदान करना है। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार के केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये साथियों जो फैक्ट हैं इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर काल के पारंपरिक न्यायालयों का स्थान कौन सा न्यायालय ले लिया है? तो दोस्तों आंसर हो गया है इसका उच्च न्यायालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जो ब्रिटिश काल में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, मद्रास और बंबई के जो सर्वोच्च न्यायालयों के स्थान पर उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि लेसर यानी जो हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक रेंज के मध्य स्थित घाटी को क्या कहा जाता है? ये साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दून कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में कौन से स्वतंत्रता सेनानी भाग नहीं लिए थे? साथियों ऑप्शन में दिया हुआ था आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, साथियों याद रखिएगा, जो आर्यभट्ट थे ये एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिनका जीवन काल 5वीं से 6वीं शताब्दी में था। इसलिए साथियों ये जो है 1857 की क्रांति में आर्यभट्ट ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यायिक सक्रियता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों आंसर होगा अमेरिकी इतिहासकार आर्थर स्लेसिंगर जूनियर ने 1947 में किया था। ठीक है, साथियों यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो भारत में न्यायिक सक्रियता की जो नींव है, अगर आपसे पूछा जाए तो वो जो है न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, PN भगवती, O चिन्नप्पा रेड्डी और DA देसाई ने रखी थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि HF एक दुर्बल क्षार है तो इसका जो संयुग्मी क्षार F यानी फ्लोरीन आयरन ये क्या होगा? दोस्तों याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली की कौन सी दिशा में थार का रेगिस्तान है? साथियों आंसर होगा पश्चिम दिशा में। दोस्तों याद रखिएगा, जो अरावली श्रेणी राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। इसके पश्चिम में शुष्क थार मरुस्थल और पूर्व में अपेक्षाकृत हरित क्षेत्र है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्प्रेडशीट में प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था IIFA 2025 में बेस्ट उत्कृष्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो साथियों आंसर होगा राकेश रोशन को ये जो अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है जब आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट नाम क्या होता है? साथियों याद रखिएगा, इसका आंसर होगा न्यू फोल्डर, इसका डिफॉल्ट नाम होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था किस चार्टर एक्ट के द्वारा विधान परिषद को अलग किया गया था?
साथियों आंसर हो जाएगा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है इसको अलग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है 1991 में भारत की मदद करने वाली मुख्य विश्व संस्था कौन सी थी? साथियों इसका आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था 1991 की आर्थिक नीतियों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? साथियों याद रखिएगा 1991 की जो नीतियां थी इनके द्वारा भारत को नियंत्रित बंद अर्थव्यवस्था से बदल करके एक खुली, प्रतिस्पर्धात्मक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है वर्ली पेंटिंग में गोबर और मिट्टी से जो आधार या पृष्ठभूमि बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका आंसर होगा लिपाई कहा जाता है। यानी कि जो वर्ली वर्ली जो पेंटिंग है ये महाराष्ट्र राज्य की पारंपरिक आदिवासी कला है। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई खेलों में खर्च और खेलों के समग्र विकास के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया मिशन शुरू किया था। ठीक है, यह जो मिशन है दोस्तों ये 2016-17 में लॉन्च हुआ, जिसका उद्देश्य देश भर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर की सुरक्षा और प्रशासन दोस्तों इसका मुख्य कार्य था जो दुर्ग था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर जो है दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा धौलावीरा में। ठीक है, ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो हड़प्पा की जो मुहरें हैं वो ज्यादातर किसकी बनी थी, ये आपसे अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सिलखड़ी की बनी थी, इसी को बोलते हैं स्टिएटाइट। ठीक है, ये भी दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया के संदर्भ में लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं इनका कार्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ये दोस्तों प्लाज्मोडियम परजीवी के लिए प्राथमिक मेजबान कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो यही दोस्तों इसका कार्य है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नगर परिषद और स्थानीय समिति में नए का नियम और नियम कौन लागू करता है या किसकी जिम्मेदारी होती है? ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, कि नगर परिषद और स्थानीय समिति के में जो है नए नियम कौन लागू करता है या किसकी जिम्मेदारी होती है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा शहरी स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों याद रखिएगा लेकिन जो है ये निकाय राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार ही नियम बनाते और लागू करते हैं। संविधान में 74वें संशोधन के बाद शहरी स्थानीय निकायों को स्वशासन का अधिकार मिला है, परंतु उनके नियम और नीतियां राज्य सरकार के अधीन रहती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इस बार टाइगर ट्रैम्प 2025 युद्ध अभ्यास की नई विशेषता क्या थी? साथियों याद रखिएगा इसमें दोस्तों वायु, समुद्री, साइबर और अंतरिक्ष चारों डोमेन में मल्टी डोमेन ऑपरेशन पर फोकस किया गया। साथ ही पहली बार एयर पोर्टेबल भीष्म चिकित्सा उपकरण व प्रदर्शन किया गया और विशेष ऑपरेशन बलों की भागीदारी रही। ठीक है, इस अभ्यास में दोनों देशों के साइबर और अंतरिक्ष विशेषज्ञ भी शामिल हुए और टाइगर ट्रैम्प 2025 युद्ध अभ्यास भारत के पूर्वी समुद्र तटीय तथा विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश और काकीनाड आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका दोस्तों हार्बर फेज जो है विशाखापट्टनम में और जो समुद्री या जल स्थलीय फेज है ये काकीनाडा में हुआ था। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है देश में अब कितने प्रतिशत रक्षा क्षेत्र में घरेलू अधिग्रहण निर्मित किए जाते हैं? साथियों याद रखिएगा लगभग 65% रक्षा क्षेत्र के उपकरण और अधिग्रहण घरेलू स्तर पर निर्मित किए जा रहे हैं। यह बदलाव मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे पहलों के चलते आया है, जबकि पहले भारत में साथियों 65 से 70% रक्षा आयात पर निर्भर था। इसके अलावा रक्षा खरीद बजट का 75% हिस्सा घरेलू कंपनियों के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे आने वाले वर्षों में यह प्रतिशत और बढ़ने की संभावना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से संबंधित कौन सा कथन
सही है। तो साथियों याद रखिएगा। इसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना और 1923 के पुराने मुस्लिम वक्फ अधिनियम को निरंतर करना है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंध, प्रशासन और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। अब वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य होगी और कम से कम 2 महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी जरूरी होगा। वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन अनिवार्य किया गया है और सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट है, वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और स्वामित्व निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है। ठीक है। और साथियों, जो ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ अब हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। सभी वक्फ संपत्तियों का जो पंजीकरण है ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य होगा। साथियों, इनमें से जो भी फैक्ट जो है उसमें दिया होगा कथन के रूप में, वो साथियों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेष जहां रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्तूप कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, जनजातियों के द्वारा की जाने वाली जो पारंपरिक कृषि को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्थानांतरी कृषि इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखते हैं अब जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको अब देख लेते हैं। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, टांका और कुंड किस राज्य की पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणालियां हैं? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान की। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नागालैंड का मार्शल आर्ट है? दोस्तों याद रखिएगा, जो आकी कीटी है ये नागालैंड का मार्शल आर्ट है या सूमी नागा जनजाति की पारंपरिक मार्शल आर्ट है जिसमें केवल पैरों के तलवों से वार और रक्षा की जाती है। ठीक है। तो ये फैक्ट साथियों आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता का व्यापार मुख्य रूप से किस देश से था? साथियों इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया से था। आज का ये इराक है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था ये फारस यानी जो ईरान में है, अफगानिस्तान और ओमान जैसे क्षेत्रों से भी था। ठीक है। लेकिन सबसे प्रमुख जो व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था, इसलिए साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन पोस्ट को 2025 का पुलित्जर पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किस लिए दिया गया था? दोस्तों आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या के प्रयास की त्वरित और व्यापक रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी और पूर्व का जो मैनचेस्टर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर शहर को जाना जाता है। भारत के प्रमुख शहरों के जो अन्य नाम हैं, उपनाम दोस्तों याद रखिएगा, अहमदाबाद जिसको भारत का मैनचेस्टर, गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी, भारत का बोस्टन कहा जाता है। दोस्तों वहीं पर बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई को 7 टापुओं का नगर, भारत का हॉलीवुड, भारत का प्रवेश द्वार और सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जयपुर की बात करते हैं तो इसको जो है गुलाबी नगर, भारत का पेरिस, पूर्व का पेरिस और विरासत शहर दोस्तों इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सूरत। सूरत को साथियों हीरो का शहर और भारत का रेशम शहर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है बेंगलुरु। दोस्तों जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली, गार्डन सिटी, इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। चेन्नई को एशिया का डेट्राइट, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों वहीं पर जोधपुर की बात करते हैं तो इसको सूर्य नगरी या ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए अल्लापुझा, इस जो केरल में है साथियों, इसको जो है पूर्व का वेनिस कहा जाता है। दोस्तों कोच्चि को अरब सागर की रानी, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। दोस्तों पुणे को जो है क्वीन ऑफ डेक्कन, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। वाराणसी को दोस्तों मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है। जो मसूरी है दोस्तों, मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर दोस्तों बात की जाए हैदराबाद की, तो हैदराबाद को मोतियों का शहर और निजामों के शहर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर जमशेदपुर की बात की जाए तो इसको जो है स्टील सिटी ऑफ इंडिया, भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग जो फैक्ट हैं इनको ध्यान में रखिएगा, इनसे जो है आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2017 में मानव विकास सूचकांक HDI में पहले स्थान पर कौन सा राज्य था? दोस्तों याद रखिएगा, केरल दोस्तों पहले स्थान पर था, शीर्ष स्थान पर रहा है।
0.784 के स्कोर के साथ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ रहा है और फिर साथियों तीसरे स्थान पर गोवा का स्थान रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में 500 और 1000 के मुद्रा नोटों को वर्ष में अमान्य घोषित किया गया था। तो साथियों ये जो है भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। इसके तहत दोस्तों इनको जो है अमान्य घोषित किया गया था। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि भारत में जो पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1946 में हुआ था, जब 500 और 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को प्रचलन से हटा दिया गया था। और दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था काले धन पर नियंत्रण करना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों ये जो है 31 मार्च 2027 तक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि केंद्रीय वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे, तो याद रखिएगा जो जे अंजारिया हैं ये केंद्रीय वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडेंट हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+M। दोस्तों जो इंडेंट है, इंडेंट हटाने की जो शॉर्टकट कुंजी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 जो है ये जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी कमी से शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी हो जाती है। दोस्तों याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये आयरन जो है खून में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है जो ऑक्सीजन को शरीर को अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, इसलिए साथियों आयरन की कमी से जो ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन था पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, ये दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन। इसी अधिवेशन में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अगर दोस्तों बात की जाए कानपुर अधिवेशन की, तो इसको दोस्तों 1925 में कांग्रेस का जो अधिवेशन कानपुर में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों सरोजिनी नायडू ने की थी। और जो सरोजिनी नायडू है दोस्तों ये पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। दोस्तों अगर बात की जाए कराची अधिवेशन की, तो ये जो है 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और दोस्तों अधिवेशन ने गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी और मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली में है, ये साथियों भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ये दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया किशोर राहटकर, ये जो है 9वीं अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रही हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजया किशोर राहटकर। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली जो अध्यक्ष हैं वो कौन थी, दोस्तों ये जो है जयंती पटनायक थी। ठीक है, ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। पहला आयोग साथियों 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया था। ठीक है, तो ये साथियों जो फैक्ट हैं इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान में आयोजित ओसाका एक्सपो 2025 का शुभंकर क्या रहा है। दोस्तों याद रखिएगा म्याकू म्याकू जो है जापान में जो आयोजित ओसाका एक्सपो 2025 का शुभंकर रहा है। ओसाका एक्सपो दोस्तों 2025 का जो मुख्य विषय है ये रहा है डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लिव्स। ठीक है, हमारे जीवन के लिए भविष्य के समाज का डिजाइन करना है। ठीक है, ये दोस्तों जापान में आयोजित जो ओसाका एक्सपो 2025 का जो है मुख्य विषय रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में जो प्रुलित्जर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। दोस्तों आंसर हो जाएगा प्रोपब्लिका को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल विवाद कोर्ट का निर्णय क्या दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा इसमें कहा गया था कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते और दोबारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है। और दोस्तों याद रखिएगा कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा रोके गए 10 विधेयकों को 18 नवंबर 2023 से
स्वीकृत मान लिया और राष्ट्रपति द्वारा इन पर की गई जो किसी भी कार्यवाही को अमान्य घोषित कर दिया। साथ ही विधेयकों पर निर्णय के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए जो है 3 महीने की समय सीमा भी तय की गई है। साथियों याद रखिएगा, इनमें जो भी फैक्ट उसमें जो दिया रहा होगा ऑप्शन में उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये दोस्तों स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति दोस्तों यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत भारत के जो मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेकर करते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। ठीक है, जो परामर्श प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो कथन दिए हुए थे वहां पर, तो इसका शुभारंभ जो है 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से किया था। यह अभियान जो है, यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 63,843 जनजातीय बहुल गांवों में लागू है, केवल 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। अभियान का उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार कर जनजातीय समुदायों का समग्र और सतत विकास करना। ठीक है, तो साथियों इनमें से जो है जो भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है MS एक्सेल में कोई नई फाइल को सेव कैसे करेंगे? दोस्तों याद रखिएगा, जो MS एक्सेल है इसमें जो कोई अगर फाइल को सेव करना होता है, सबसे पहले जो स्टेप होते हैं, सबसे पहले फाइल में अपना डेटा तैयार करें। इसके बाद दोस्तों ऊपर बनाए कोने में फाइल N पर क्लिक करें। फिर दोस्तों सेव एज विकल्प चुनें और वह लोकेशन चुनें जहां फाइल सेव करनी है, जैसे डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स। फाइल का नाम टाइप करें और दोस्तों सेव बटन पर क्लिक करें। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन साथियों उसमें पूछा गया था कि इसको सही क्रम में लगाइए। ये साथियों वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के गठन के समय किसे मिलाया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश के गठन के समय 15 अप्रैल 1948 लगभग 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर इसे एक मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया था। बाद में 1954 में बिलासपुर और 1966 में पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आभूषण का उपयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? दोस्तों याद रखिएगा, जो डायमंड और लोहे के आभूषणों का प्रयोग जो है ये नहीं करते थे। वे दोस्तों तांबा, कांसा, सोना और चांदी से बने जो आभूषण होते थे उनका उपयोग करते थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त यानी जो द्विभाषी और द्विलिपि सिक्के चलाने वाले प्रमुख इंडो ग्रीक शासक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डिमेट्रियस द्वितीय। दोस्तों ये शासक थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिमेट्रियस द्वितीय। उनके द्वारा दोस्तों जो जारी सिक्कों पर पहली बार ग्रीक और भारतीय दोनों भाषाओं और लिपियों का प्रयोग हुआ था, जिससे ये सिक्के संयुक्त या द्विभाषी सिक्के कहलाते हैं। दोस्तों वहीं पर याद रखिएगा, इसके अलावा जो मिनेंडर यानी जो मिलिंद और अपोलोडोटस प्रथम ने दोस्तों ये इन्होंने भी द्विभाषी सिक्के जारी किए थे, जिन पर ग्रीक और खरोष्ठी यानी ब्राह्मी लिपि में जो है लेख होते थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में ये दिया हुआ था, इसलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिमेट्रियस द्वितीय। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में जो पुलित्जर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? दोस्तों याद रखिएगा, प्रो पब्लिका को ये दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों याद रखिएगा, जो जलोढ़ मिट्टी है जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अंतिम उत्पाद क्या है? दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए थे गेहूं, आटा, चीनी या बिस्किट। दोस्तों याद रखिएगा, जो अंतिम उत्पाद के रूप में दोस्तों बिस्किट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि देश की रक्षा और आवाहन यानी राष्ट्रीय सेवा की जो मौलिक कर्तव्य में है। दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 51A(D) में वर्णित साथियों मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसमें दोस्तों लिखा है कि देश की रक्षा करना और आवाहन किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि FDI से भारत में क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों याद रखिएगा, टैक्स कम हो जाता है
और विदेश में उद्योग में बढ़ोतरी होती है। ठीक है। एफडीआई दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भारत में मुख्य रूप से ये प्रभाव पड़ते हैं। कौन कौन से? तो भारत में पूंजी प्रवाह बढ़ता है जिससे औद्योगिक विकास, रोजगार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है, एफडीआई से टैक्स कम नहीं होता है बल्कि निवेश और उत्पादन बढ़ने से टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हो सकती है। एफडीआई का सीधा संबंध है दोस्तों ये विदेशी उद्योगों की बढ़ोतरी से नहीं है बल्कि यह भारत में उद्योगों के विस्तार और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। हाल के वर्षों में साथियों भारतीय कंपनियों में भी विदेशों में निवेश बढ़ाया है जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी मजबूत हुई है। नेक्स्ट साथियों है, इसलिए एफडीआई से भारत और औद्योगिक विकास, रोजगार और निवेश बढ़ता है लेकिन टैक्स कम नहीं होता है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में उद्योग का विस्तार है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है, क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु सरकार ने 2025 में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति का अनावरण किया है जिसका लक्ष्य क्या रखा गया है? दोस्तों याद रखिएगा 10,000 करोड़ रुपए का निवेश और 10,000 नौकरियां पैदा करना है। इस नीति के तहत दोस्तों राज्य सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में विनिर्माण, स्टार्टअप और कुशल कार्यबल विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार किसके द्वारा पेमेंट कर सकती है? दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार जो है निम्नलिखित माध्यमों से पेमेंट कर सकती है, जैसे निफ्ट के साथ। ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के साथ साथियों ये जो है पेमेंट कर सकती है। यह एक मान्यता प्राप्त बैंकिंग भुगतान प्रणाली है जिससे सरकार विभिन्न लाभार्थियों को सीधे खाने में भुगतान कर सकती है। ठीक है। आधार कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली भी साथियों ये भी साथियों इसके तहत भी सरकार पेमेंट कर सकती है। साथियों इसमें क्या है कि सरकार सब्सिडी, पेंशन, मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को आधार लिंक्ड खातों में जो है भुगतान करती है। ठीक है। यूपीआई लाइट के साथ साथियों ये पेमेंट कर सकती है। यह कम मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए दोस्तों आरंभ की गई सुविधा है जिससे सरकार भी छोटे भुगतान कर सकती है। दोस्तों इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।